तो दोस्तों फाइनली चीफ ऑफ वार, जी हाँ दोस्तों, ये जो एक तरह से सीरीज है इसके 2 एपिसोड रिलीज़ कर दिए गए हैं और ये रिलीज़ हो चुकी है। और बाकी जो एपिसोड है वो हमें कंटिन्यू अब देखने को मिल रहा है एप्पल टीवी की तरफ से। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी सीरीज की पूरी अपडेट आपको बताएंगे, तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चीफ ऑफ वॉर एक आगामी अमेरिकी ऐतिहासिक ड्रामा मिनी सीरीज है जिसे थॉमस पास सिबेट और जेसन मोमोआ ने एप्पल टीवी प्लस के लिए। मोमोआ इस सीरीज में मुख्य भूमिका में है और इसके कार्यकारी निर्माता भी हैं, जिसमें 9 एपिसोड हैं। इस सीरीज का प्रीमियर 1 अगस्त 2025 को होगा। आधार: कहानी 19वीं सदी के अंत में शुरू होती है जब हवाई द्वीप के 4 प्रमुख राज्य युद्ध की स्थिति में थे। यह श्रृंखला कायाना, एक मूल हवाईयन, कंका ओइवी माओली योद्धा और अली कुलीन का अनुसरण करती है जो द्वीपों से बाहर यात्रा करता है। वह घर लौटता है और एक खूनी अभियान में शामिल होता है जब तक कि आखिरी समय में वह हवाई के एकीकरण के खिलाफ विद्रोह नहीं कर देता जो 1782 से 1810 तक का मेहामेहा आय के तहत हुआ था। उद्धरण की आवश्यकता: कायाना को कोआ का राजकुमार और दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हवाईयन कहा जाता था। उद्धरण की आवश्यकता: ढालना: जेसन मोमोआ कायाना के रूप में 1, तेमुएरा मॉरिसन मुख्य काहेकिली के रूप में 1, काहुमानु के रूप में लुसियन बुकानन, कायाना के रूप में ते आओ ओहिनेपेहिंगा, कामेहामेहा प्रथम के रूप में कैना मकुआ 1, मोकू के रूप में मोसेस गुर्स, सिवा इकालेओ असनाही, प्रिंस कुपुले के रूप में ब्रैंडन फिन, जेम्स उडोम टोनी, मैनी किनिमाका हेके के रूप में, ते कोहे तुहाका नमके के रूप में, सियाओसी फोनवा माउई के रूप में, क्लिफ कटिस केओवा के रूप में, एरोल शैंड कैप्टन जॉन मेयर्स के रूप में। एपिसोड नहीं। शीर्षक: 2, निर्देशक द्वारा लिखित 2, मूल रिलीज की तारीख 3, 1, युद्ध प्रमुख जस्टिन चोन 4, थॉमस पास सिबेट और जेसन मोमोआ 1 अगस्त 2025। 2, बदलती लहरें जस्टिन चोन 4, थॉमस पास सिबेट और जेसन मोमोआ और डग जंग 1 अगस्त 2025। 3, फूलों का शहर टीबीए थॉमस पास सिबेट और जेसन मोमोआ और डग जंग 8 अगस्त 2025। 4, स्यूदाद डी फ्लोरेस भाग 2 टीबीए थॉमस पास सिबेट और जेसन मोमोआ और डग जंग 15 अगस्त 2025। 5, देवताओं की दौड़ टीबीए थॉमस पास सिबेट और जेसन मोमोआ और डग जंग 22 अगस्त 2025। 6, स्प्लिंटेड पैडल टीबीए थॉमस पास सिबेट और जेसन मोमोआ और डग जंग 29 अगस्त 2025। 7, दिमाग के बिखराव का दिन टीबीए थॉमस पास सिबेट और जेसन मोमोआ और डग जंग 5 सितंबर 2025। 8, पवित्र न्यू ग्रोव टीबीए थॉमस पास सिबेट और जेसन मोमोआ और डग जंग 12 सितंबर 2025। 9, काला रेगिस्तान जेसन मोमोआ 5, थॉमस पास सिबेट और जेसन मोमोआ 19 सितंबर 2025। उत्पादन: थॉमस पास सिबेट के अनुसार वह और जेसन मोमोआ 2015 में इस विचार के साथ आए थे। 1 अप्रैल 2022 में यह घोषणा की गई थी कि एप्पल टीवी प्लस ने 8 एपिसोड की मिनी सीरीज का आदेश दिया था जिसमें मोमोआ अभिनय करने और कार्यकारी निर्माता बनने के लिए तैयार थे। 6, जस्टिन चोन उसी महीने श्रृंखला के 2 एपिसोड निर्देशित करने के लिए तैयार थे। 4, मोमोआ और सिबेट ने सभी एपिसोड का सहलेखन किया जिसमें होनोलुलु स्थित एक संग्रह और अनुवाद कंपनी अवायाउलू के कर्मचारियों द्वारा हवाईयन भाषा के संवाद पर सहायता प्रदान की गई। यथासंभव उच्च प्रामाणिकता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उत्पादन विभाग में सांस्कृतिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे, यहां तक कि वास्तविक स्थानीय सामग्रियों और ऐतिहासिक तकनीकों का उपयोग करके खरोंच से युद्ध जहाज़ों का निर्माण भी किया गया था। 1 अक्टूबर और नवंबर में कास्टिंग की घोषणाओं से पता चला कि तेमुएरा मॉरिसन, लुसियाने बुकानन, ते एओ ओहिनेपेहिंगा, कैना मकुआ, मूसा गुर्स, सिवा इकालेओ, ब्रैंडन फिन, जेम्स उडोम, मैनी किनिमाका और तेहोके तुहाका कलाकारों में शामिल हो गए हैं। 7, 8, 9, क्लिफ कर्टिस फरवरी 2023 में एक आवर्ती भूमिका में शामिल होंगे। 10, श्रृंखला के लिए फिल्मांकन अक्टूबर 2022 तक न्यूजीलैंड में शुरू होगा जिसमें बे ऑफ आइलैंड्स का उपयोग 18वीं शताब्दी के हवाई के लिए किया जाएगा। 11,
प्रमुख युद्ध दृश्यों को दिसंबर में कलापना के लावा क्षेत्रों में फिल्माया गया था। 12. मुक्त करना। श्रृंखला 1 अगस्त 2025 को अपने पहले 2 एपिसोड के साथ शुरू होगी। उसके बाद 19 सितंबर 2025 तक साप्ताहिक रूप से नए एपिसोड जारी किए जाएंगे। टेमुएरा डेरेक मॉरिसन एमएनजेडेम, जन्म 26 दिसंबर 1960, एक न्यूजीलैंड के एक अभिनेता हैं जिन्होंने पहली बार अपने देश में सोप ओपेरा शॉर्टलैंड स्ट्रीट में डॉ. होन रोपाटा की भूमिका निभाकर पहचान हासिल की। उन्होंने 1994 की फिल्म वंस वेयर वॉरियर्स और इसके 1999 के सीक्वल हार्ट बिकम्स ऑफ द ब्रोकन हार्टेड में जेक द मुस हेके की भूमिका निभाकर आलोचकों की प्रशंसा बटोरी। न्यूजीलैंड के बाहर मॉरिसन को स्टार वार्स मल्टीमीडिया फ्रेंचाइजी में उनके काम के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्होंने जंगो फेट और उनके कई जेनेटिक क्लोनों की भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें क्लोन ट्रूपर्स और जंगो के क्लोन बेटे बोबा फेट शामिल हैं। उन्होंने 2002 की फिल्म अटैक ऑफ द क्लोन्स में जंगो की भूमिका निभाई थी। मॉरिसन ने 2004 में द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक के पुनः रिलीज विभिन्न स्टार वार्स वीडियो गेम में बोबा फेट की आवाज दी और द मैंडलोरियन 2019 वर्तमान के दूसरे सीजन और स्पिन ऑफ शो द बुक ऑफ बोबा फेट 2021 से 2022 में बोबा को पूरी तरह से चित्रित किया। 2022 में ब्लैक ऑप्स थ्रिलर सीरीज इको 3 में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। मॉरिसन को डिज्नी की मोआना 2016 में मोआना के पिता चीफ तुई की आवाज देने और डीसीयू फिल्मों एक्वामैन 2018, द फ्लैश 2023 और एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम 2023 में आर्थर करी के पिता टॉम करी की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। मॉरिसन का जन्म 1961 में न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर रोटोरुआ शहर में हुआ था। वह हाना मॉरिसन, नी स्टैफोर्ड और संगीतकार लॉरी मॉरिसन के बेटे हैं। 2. वह ते अरावा, नगाती वहाकाऊ और तेनुई, नगाती मनियापोटो, नगाती रारुआ, वहाकापापा का माओरी है और उसके पास स्कॉटिश और आयरिश वंश भी है। 3-4 उनकी बहन कलाकार टैनी मॉरिसन थीं और उनके चाचा संगीतकार सर हॉवर्ड मॉरिसन थे। उनकी माध्यमिक शिक्षा वेस्ले कॉलेज, ऑकलैंड और वेस्टर्न हाइट्स हाई स्कूल, रोटोरुआ में हुई। आजीविका। मॉरिसन की पहली फिल्म 1973 की फिल्म रंगीज कैच है, जिसमें उन्होंने शीर्षक किरदार निभाया था। उन्होंने न्यूजीलैंड स्पेशल परफॉर्मिंग आर्ट्स ट्रेनिंग स्कीम के तहत ड्रामा में प्रशिक्षण लिया। उनकी शुरुआती मुख्य भूमिकाओं में से एक 1988 की फिल्म नेवर से डाई थी, जिसमें लिसा इल्बैकर उनके साथ थीं। इसके बाद उन्होंने 1992 से 1995 तक टेलीविजन सोप ओपेरा शॉर्टलैंड स्ट्रीट में डॉ. होन रोपाटा की भूमिका निभाई। 1994 में एलन डफ के उपन्यास वंस वेयर वॉरियर्स के फिल्म रूपांतरण वंस वेयर वॉरियर्स में हिंसक रूप से अपमानजनक माओरी पति जेक द मुस हेके की भूमिका के लिए उन्हें ध्यान मिला। यह फिल्म न्यूजीलैंड में सबसे सफल स्थानीय रिलीज बन गई और कई देशों में बेची गई। इस भूमिका ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई और उन्हें 1994 के न्यूजीलैंड फिल्म और टेलीविजन पुरस्कारों में नाटकीय भूमिका में सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला। उन्होंने सीक्वल हार्ट बिकम्स ऑफ द ब्रोकन हार्टेड में भूमिका दोहराई, जिसके लिए उन्हें न्यूजीलैंड फिल्म पुरस्कारों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। मॉरिसन ने 2010 में कहा कि उन्हें भूमिका से टाइपकास्ट महसूस हुआ, इस हद तक कि यह मेरे गले में एक चक्की का पत्थर था। 5. वे स्पीड 2, क्रूज कंट्रोल 1997 और द ब्यूटीफुल कंट्री 2004 में सहायक भूमिकाओं में नजर आए। 2005 में मॉरिसन न्यूजीलैंड टेलीविजन पर टॉक शो द टेम शो के होस्ट बन गए। 1996 के क्वींस बर्थडे ऑनर्स में मॉरिसन को नाटक में सेवाओं के लिए न्यूजीलैंड ऑर्डर ऑफ मेरिट का सदस्य नियुक्त किया गया था। 7. उन्होंने 2009 में एक आत्मकथा लिखना शुरू किया, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि यह दूसरों को सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगी। 8. उन्होंने नवंबर 2014 के अंत में सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट इंजेड के माध्यम से अपना पहला एल्बम टेम रिलीज किया। इसमें उन गानों के कवर शामिल हैं जिन्हें उनके पिता और चाचा सर हॉवर्ड मॉरिसन ने स्थानीय स्थानों पर उनके बड़े होने पर प्रस्तुत किया था। 9. स्टार वार्स। मॉरिसन 2002 की फिल्म स्टार वार्स एपिसोड 2
अटैक ऑफ द क्लोन्स में बाउंटी शिकारी जांगो फेट की भूमिका के साथ न्यूजीलैंड के बाहर व्यापक रूप से जाने गए। कथानक का एक हिस्सा जांगो के डीएनए के साथ बनाए गए क्लोनों की एक सेना को शामिल करता है, इसलिए मॉरिसन ने क्लोनों के लिए आवाज अभिनय भी प्रदान किया। 10. वह स्टार वार्स एपिसोड 3 रिवेंज ऑफ द सिथ में कई क्लोन के रूप में फिर से दिखाई दिए और जेसन विंग्रीन की आवाज की जगह मूल स्टार वार्स 3 के 2004 के डीवीडी री-रिलीज में चरित्र बोबा फेट, जांगो के क्लोन बेटे की पंक्तियों को फिर से रिकॉर्ड किया। मॉरिसन ने तब से कई स्टार वार्स वीडियो गेम में जांगो फेट और उनके क्लोन को चित्रित किया है, जो सभी लुकासआर्ट्स द्वारा निर्मित हैं। उन्होंने स्टार वार्स रिपब्लिक कमांडो 2005 में क्लोन कमांडो बॉस की भूमिका निभाई, स्टार वार्स बैटलफ्रंट 2004 में सभी सैनिकों की आवाज दी और इसके सीक्वल बैटलफ्रंट 2 2005 में जांगो और बोबा फेट दोनों को आवाज दी। मॉरिसन ने स्टार वार्स बाउंटी हंटर 2002 में जांगो के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जो कि चरित्र के आसपास केंद्रित एक गेम था, और लेगो स्टार वार्स द वीडियो गेम 2005 अपने क्लोन के साथ, लेकिन बाद में उन्हें श्रेय नहीं दिया गया था। उन्होंने 2006 के गेम स्टार वार्स एम्पायर एट वॉर। मॉरिसन ने द मैंडलोरियन 2020 के दूसरे सीजन में पहली बार बोबा फेट को शारीरिक रूप से चित्रित किया। 11 शो में मॉरिसन चरित्र के एक वृद्ध अनुभवी संस्करण को चित्रित करते हैं। 12 मॉरिसन के फेट के चेहरे पर भारी निशान है और अपने कवच को पुनः प्राप्त करने और बहाल करने से पहले वह गहरे रंग के वस्त्र पहनता है। मॉरिसन का कहना है कि शारीरिक रूप से घिसे-पिटे रूप के साथ उन्होंने अपनी आवाज को और अधिक कर्कश बनाने के लिए समायोजित किया, जैसे कि बोबा के मुखर तार उसके पिछले आघात से प्रभावित थे। भूमिका के साथ मॉरिसन फेट के चित्रण में अपनी खुद की माओरी संस्कृति का एक हिस्सा लाने में भी सक्षम थे। द न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वह उस तरह की भावना और ऊर्जा लाना चाहते थे जिसे हम वैरुआ कहते हैं। भूमिका में 12 2020 में द मैंडलोरियन सीरीज के स्पिन ऑफ की घोषणा की गई, जिसका शीर्षक द बुक ऑफ बोबा फेट था। 13 मॉरिसन ने बोबा फेट के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 13 1983 की फिल्म रिटर्न ऑफ द जेडी की घटनाओं के बाद फेट के जीवन का अनुसरण करते हुए सीरीज का प्रीमियर 29 दिसंबर 2021 को हुआ। 14 2022 में मॉरिसन ने ओबीवान केनोबी टीवी सीरीज में एक बेघर अनुभवी क्लोन ट्रूपर के रूप में एक कैमियो उपस्थिति दर्ज की। 15 और अहसोका के एक एपिसोड में रेक्स और अन्य क्लोनों को आवाज दी। अन्य भूमिकाएं मॉरिसन जून और जुलाई 2008 में 6 सप्ताह के लिए डॉ होन रोपाटा की भूमिका निभाने के लिए शॉर्टलैंड स्ट्रीट लौट आए। 2008 में वह न्यूजीलैंड के स्किट कॉमेडी टेलीविजन शो पल्प स्पोर्ट में दिखाई दिए, जिसमें उनके क्लोन होने का मजाक उड़ाया गया था। मॉरिसन कई डीसी कॉमिक्स से संबंधित फिल्मों में दिखाई दिए हैं। 2011 की फिल्म ग्रीन लैंटर्न में उन्होंने अबिन सूर का किरदार निभाया था। 16 2018 में उन्होंने एक्वामैन में शीर्षक चरित्र के पिता लाइटहाउस कीपर टॉम करी की भूमिका निभाई। मॉरिसन ने 2023 में रिलीज होने वाली द फ्लैश और दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम में भूमिका दोहराई। 17 मॉरिसन ने 2016 में इसी नाम की एनिमेटेड डिज्नी फिल्म में मोआना के पिता चीफ तुई की आवाज भी दी थी। उन्होंने 2024 के सीक्वल में भूमिका को दोहराया और क्रिस्टोफर जैक्सन की जगह तुई की गायन आवाज भी दी। व्यक्तिगत जीवन मॉरिसन न्यूजीलैंड में रहते हैं और अपना समय वहां, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्मांकन के बीच बांटते हैं। 1980 के दशक के अंत में ऑलगल ग्रुप वहेन द कैट्स अवे की गायिका किम विलोबी के साथ उनके रिश्ते से एक वयस्क बेटा है और पीटा मेलबर्न के साथ एक बेटी है। मॉरिसन की पार्टनर एशली हाउडेन सेलियर हैं। 18 जो माओरी वंश, विशेष रूप से तुहोई और नगाती पोरो वंश की हैं। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1972 रंगी की पकड़ रंगी 1984 अन्य भाग टोनी 1988 कभी हार मत मानो अल्फ विंटर्स मौरी युवा पुलिस घास काटने वाला सार्जेंट है एरिस टेलीविजन फिल्म 1994 कभी योद्धा थे जेक द मुस हेके 1996 कंटिया तार एक सलहून
ड मोरो का द्वीप अजाजेलो, टूटी फूटी अंग्रेजी मनु, छोटे सफेद झूठ टिम, मार खाने वाला लड़का जैक टेलीविजन फिल्म 1997 स्पीड 2 क्रूज कंट्रोल प्रथम अधिकारी जूलियानो 1998 6 दिन 7 रातें जगह 1999 टूटे हुए दिल का क्या होता है जेक द मुस हेके शाम से सुबह तक 3 जल्लाद की बेटी मोरिसियो बटा दहे एंगमैन डायरेक्ट टू वीडियो 2000 ऊर्ध्वाधर सीमा मेजर रसूल 2001 टेढ़ी धरती विल बेस्टियन इहाका कुंद यंत्र टीटो इहाका टेलीविजन फिल्म 2002 स्टार वार्स एपिसोड 2 क्लोन्स का हमला जांगो फेट क्लोन ट्रूपर्स आवाज बॉडी टेलर द्वारा प्रस्तुत 19-20 2004 खूबसूरत देश सांप का सिर ब्लूबेरी रूनी द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक डीवीडी स्पेशल एडिशन बॉबा फेट आवाज मूल त्रयी डीवीडी संस्करण 2005 स्टार वार्स एपिसोड 3 रिवेंज ऑफ द सिथ कमांडर कोडी क्लोन ट्रूपर्स बॉडी टेलर के साथ साझा की गई भूमिका नदी रानी तेकाई पो अनिच्छुक नायक कथावाचक टीवी डॉक्यूमेंट्री 2008 बच्चों की बारिश रुआ के नाना वृत्तचित्र 2009 कैप्टन ड्रेक की अमर यात्रा डॉन सैंडोवेट टेलीविजन फिल्म जोड़ियों का आश्रय ब्रिग्स मरीन 2 दामो डायरेक्ट टू वीडियो 2010 ट्रैकर केरेमा 2011 ग्रीन लालटेन अबिनसूर 2012 बिच्छू राजा 3 मुक्ति के लिए लड़ाई राजा रामुसन डायरेक्ट टू वीडियो ताजा मास हेमी क्रेन 2013 माउंट सियोन पापा 2016 महाना कुलपति दादा महाना कठिन लक्ष्य 2 क्रोधित करना डायरेक्ट टू वीडियो ओसिरिस चाइल्ड साइंस फिक्शन खंड 1 वार्डन मोर्डेन मोआना चीफ तुई आवाज 21 भोर विक्कानक टेलीविजन फिल्म 2018 पेशा पीटर बार्टलेट एक्वामैन टॉम करी 2019 ब्राइटन चमत्कार एडी जोन्स डोरा और खोया हुआ सोने का शहर पवेल मोस्ले युद्ध क्षेत्र 2021 व्यवसाय वर्षा पीटर बार्टलेट 22 2023 दमक टॉम करी जिमर के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ 1988 की फिल्म रेन मैन से आया 19 हॉलीवुड निर्देशक बैरी लेविंसन रेन मैन के लिए संगीत देने वाले की तलाश कर रहे थे और उनकी पत्नी ने रंगभेद विरोधी नाटक ए वर्ल्ड अपार्ट की साउंड ट्रैक सीडी सुनी जिसके लिए जिमर ने संगीत तैयार किया था लेविंसन जिमर के काम से प्रभावित हुए और उन्हें रेन मैन के लिए संगीत देने के लिए रख लिया 21 स्कोर में जिमर सिंथेसाइजर का उपयोग करते हैं ज्यादातर एक फेयरलाइट सीएमआई जिसे स्टील ड्रम के साथ मिलाया जाता है जिमर ने समझाया कि यह एक रोड मूवी थी और रोड मूवीज में आमतौर पर झंझनाते गिटार या तारों का एक गुच्छा होता है सोचता रहा कि पात्रों से बड़ा मत बनो इसे सीमित रखने की कोशिश करो रेमंड 22 रेन मैन के लिए जिमर के स्कोर को 1989 में अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 4 अकादमी पुरस्कार जीते 23 रेन मैन के 1 साल बाद जिमर को ब्रूस बेरेसफोर्ड की ड्राइविंग मिस डेजी के लिए स्कोर बनाने के लिए कहा गया जिसने रेन मैन की तरह ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार जीता ड्राइविंग मिस डेजी के इंस्ट्रूमेंटेशन में पूरी तरह से सिंथेसाइजर और सैम्पलर शामिल थे जिन्हें जिमर ने बजाया था 2002 में साउंड ऑन साउंड पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार के अनुसार स्कोर में सुनाई देने वाली पियानो ध्वनियां रोलांड MKS 20 एक रैक माउंट सिंथेसाइजर से आती हैं जिमर ने मजाक में कहा यह पियानो की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था लेकिन यह पियानो की तरह व्यवहार कर रहा था 24 1990 और 2000 का दशक मैं जिमर का संगीत सुनता हूं और मुझे अपनी आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती मैं तस्वीरें देख सकता हूं और इसीलिए कई मायनों में मैं जानता हूं कि मैं हंस के साथ तस्वीरों के बारे में बात कर सकता हूं वह तस्वीरों पर प्रतिक्रिया करता है रिडले स्कॉट निर्देशक और निर्माता और जिमर के साथ लगातार सहयोगी 25 जिमर द्वारा रिडले स्कॉट की 1991 की फिल्म थेल्मा एंड लुइस के साउंड ट्रैक में फिल्म में थंडरबर्ड थीम पर पीट हैकॉक द्वारा ट्रेडमार्क स्लाइड गिटार प्रदर्शन दिखाया गया था एक किशोर के रूप में जिमर हैकॉक के प्रशंसक थे और फिल्म स्कोर पर उनके सहयोग में K2 और ड्रॉप जोन शामिल हैं
26 जिमर ने टोनी स्कॉट की 1993 की फिल्म ट्रू रोमांस के लिए थीम लिखी, जिसे उन्होंने कार्ल ऑर्फ के गैसेनहॉवर पर आधारित किया। गैसेनहॉवर का इस्तेमाल पहले 1973 की फिल्म बैडलैंड्स में किया गया था, जिसमें एक हिंसक अपराध के बाद भाग रहे एक युवक और लड़की की ऐसी ही कहानी थी। 27 नौ मारिम्बा पर बजाया गया आकर्षक थीम फिल्म की हिंसा के साथ बिल्कुल अलग है। 28 1992 की फिल्म द पावर ऑफ वन के लिए स्कोर की रिकॉर्डिंग में अफ्रीकी गायक मंडलियों और ड्रमों का इस्तेमाल करने के लिए जिमर ने अफ्रीका की यात्रा की। इस काम के बल पर वॉल्ट डिज्नी फीचर एनिमेशन ने जिमर को 1994 की फिल्म द लायन किंग के लिए स्कोर बनाने के लिए संपर्क किया। यह एक एनिमेटेड फिल्म के लिए उनका पहला स्कोर था। जिमर ने कहा कि वह साउंड ट्रैक के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना चाहते थे, लेकिन देश का दौरा करने में असमर्थ थे क्योंकि द पावर ऑफ वन पर उनके काम के बाद विध्वंसक फिल्में करने के लिए उनके पास वहां का पुलिस रिकॉर्ड था। डिज्नी स्टूडियो के मालिकों ने आशंका व्यक्त की कि यदि जिमर दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्हें मार दिया जाएगा, इसलिए गायक मंडलियों की रिकॉर्डिंग लेबो एम की यात्रा के दौरान आयोजित की गई थी। 1997 में स्कोर को ब्रॉडवे संगीत संस्करण में रूपांतरित किया गया, जिसने 1998 में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए टोनी पुरस्कार जीता। 31 अप्रैल 2012 तक द लायन किंग का संगीत संस्करण अब तक का सबसे अधिक कमाई करने वाला ब्रॉडवे शो है, जिसने $853.8 मिलियन की कमाई की है। 32 टोनी स्कॉट की 1995 की फिल्म क्रिम्सन टाइड के लिए जिमर के स्कोर ने मुख्य थीम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता, जिसमें पारंपरिक ऑर्केस्ट्रा उपकरणों के स्थान पर सिंथेसाइजर का भारी उपयोग किया गया है। द थिन रेड लाइन 1998 के लिए जिमर ने कहा कि निर्देशक टेरेंस मालिक फिल्मांकन शुरू करने से पहले संगीत चाहते थे, इसलिए उन्होंने 6.5 घंटे का संगीत रिकॉर्ड किया। 22 जिमर का अगला प्रोजेक्ट द प्रिंस ऑफ इजिप्ट 1998 था, जिसे ड्रीमवर्क्स एनिमेशन द्वारा निर्मित किया गया था। उन्होंने एक इजरायली यमनाइट गायिका ओफ्रा हाजा को निर्देशकों से मिलवाया और उन्होंने सोचा कि वह इतनी सुंदर थी कि उन्होंने फिल्म के एक पात्र को उसके जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया। 22 1998 की फिल्म द थिन रेड लाइन फिल्म के चरमोत्कर्ष पर 9 मिनट का क्यू द जर्नी टू द लाइन 4 कॉर्ड्स पर आधारित एक आवर्ती थीम का उपयोग करता है, जिसे टिकिंग क्लॉक मोटिफ के साथ जोड़ा गया है, जिसे जिमर द्वारा रचित बाद के स्कोर की एक श्रृंखला में दिखाया गया है। 33 इस टुकड़े का उपयोग कई ट्रेलरों और वीडियो गेम में किया गया है और फिल्म निर्माताओं द्वारा नाटकीय दृश्यों के लिए इसे एक अस्थायी ट्रैक के रूप में उपयोग करने की प्रवृत्ति के कारण इसे निषिद्ध क्यू उपनाम मिला है। 34 2008 में द डार्क नाइट के प्रीमियर पर जिमर 2000 के दशक में जिमर ने हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया, जिसमें रिडले स्कॉट की 3 फिल्में ग्लेडिएटर 2000, ब्लैक हॉक डाउन और हैनिबल 2001 शामिल हैं। इसके बाद द लास्ट समुराई 2003, मेडागास्कर 2005, द दा विंची कोड 2006, द सिम्पसंस मूवी 2007, कुंग फू पांडा 2008 शामिल हैं, जिसे उन्होंने जॉन पॉवेल, एंजेल्स एंड डेमन्स 2009 और शर्लक होम्स 2009 के साथ मिलकर तैयार किया था। 2000 के दशक के अन्य कार्यों में स्पेनिश भाषा की फिल्म कैसी दिवास 35 और द बर्निंग प्लेन 2009 शामिल हैं। उन्होंने टेलीविजन बॉक्सिंग श्रृंखला द कंटेंडर के लिए थीम की रचना की। 36 जिमर ने संगीतकार बोरिस्लाव स्लावोव और टिलमैन सिलेस्कू के साथ मिलकर वीडियो गेम क्राइसिस 2 के लिए स्कोर भी तैयार किया। 37 अक्टूबर 2000 में जिमर ने गेंट में 27वें वार्षिक फ्लैंडर्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में ऑर्केस्ट्रा और गायक मंडली के साथ पहली बार लाइव कॉन्सर्ट में प्रस्तुति दी। 38 द लास्ट समुराई के लिए स्कोर लिखते समय जिमर को लगा कि जापानी संगीत के बारे में उनका ज्ञान बेहद सीमित है। उन्होंने व्यापक शोध करना शुरू किया, लेकिन जितना अधिक उन्होंने अध्ययन किया, उतना ही उन्हें लगा कि वे कम जानते हैं। जिमर ने जो लिखा था उसे फीडबैक के लिए जापान ले गए और जब उनसे पूछा गया कि उन्हें जापानी संगीत के बारे में इतना कुछ कैसे पता है, तो वे चौंक गए। 22 2018 में जिमर ने फीफा के नए आदर्श वाक्य के संदर्भ में लिविंग फुटबॉल नामक नए फीफा गान के लिए स्कोर तैयार किया। 68
लिविंग फुटबॉल का उपयोग रूस में 2018 फीफा विश्व कप के लिए टेलीविजन इंट्रो थीम के रूप में भी किया गया था। 69 इसके अलावा 2018 में जिमर ने ईए स्पोर्ट्स के फीफा वीडियो गेम फीफा 19 के लिए रैपर विंस स्टेपल्स के साथ यूएफए चैंपियंस लीग गान को रीमिक्स किया, जिसमें यह गेम के रिवील ट्रेलर में भी शामिल है। 70 जिमर ने साइमन किम्बर्ग द्वारा निर्देशित डार्क फीनिक्स के लिए स्कोर तैयार किया, जो बैटमैन बनाम सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस पर काम करने के अपने अनुभव के बाद एक और सुपरहीरो फिल्म के लिए स्कोर नहीं करने के उनके 2016 के बयानों के विपरीत है। 72 अगस्त 2018 में जिमर को वंडर वुमन 1984 के संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। 73 मार्च 2019 में यह घोषणा की गई थी कि जिमर डेनिस विलेन्यूवे की ड्यून के लिए संगीत तैयार करेंगे। 74 जून 2019 में जिमर को BMW के कॉन्सेप्ट वाहन विजन एम नेक्स्ट के लिए ध्वनियाँ बनाने के लिए काम पर रखा गया था। 75 उन्होंने इलेक्ट्रिक कार लाइन के लिए चेतावनी ध्वनियों का निर्माण और रचना की। ये ध्वनियाँ आंतरिक और बाहरी दोनों के लिए हैं और पैदल चलने वालों को चेतावनी देने में मदद कर सकती हैं कि एक इलेक्ट्रिक कार आ रही है। 76 77 2020 का दशक अक्टूबर 2022 में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में द साउंड ऑफ 007 कॉन्सर्ट के दौरान जिमर और रॉयल फिल्हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा। 6 जनवरी 2020 को जिमर ने जेम्स बॉन्ड फिल्म नो टाइम टू डाई के लिए संगीतकार के रूप में पदभार संभाला, जब पिछले संगीतकार डैन रोमर ने इस परियोजना को छोड़ दिया। 78 नो टाइम टू डाई के लिए स्कोरिंग पर बोलते हुए जिमर ने द हिंदू को बताया, 3 बैटमैन फिल्में करने के बाद, जो आपके लिए 3 फिल्में हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे जीवन के 12 साल हैं। मैं वास्तव में समझता हूं कि डैनियल क्रेग इसमें कहाँ थे। उन्होंने अपने जीवन के 16 साल बॉन्ड को समर्पित किए। मैं न केवल एक अच्छा स्कोर बनाना चाहता था, बल्कि थोड़ा और गहराई से जाना चाहता था और उस आदमी, काम और उन सभी लोगों को सम्मानित करना चाहता था जो इतने लंबे समय से इस पर काम कर रहे हैं। 26 फरवरी 2020 को मेजर लीग सॉकर ने अपने 25वें सीजन के लिए एक गान जारी किया, जिसे जिमर ने रचा था। 80 मार्च 2020 में जिमर ने हिलबिली एलेजी के लिए स्कोर तैयार किया। 81 2022 में उन्होंने डॉक्यूमेंट्री सीरीज फ्रोजन प्लैनेट 2 के लिए टेक मी बैक होम गीत पर कैमिला कैबेलो के साथ सहयोग किया। 82 जिमर ने 2022 की फिल्म टॉप गन मेवरिक पर काम किया, जिसमें मुख्य शीर्षक क्रेडिट और अन्य ट्रैक में योगदान दिया। 83-84 जिमर ने फिल्म ड्यून 2021 के लिए संगीत तैयार किया, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए अपना दूसरा अकादमी पुरस्कार दिलाया। 85 फिल्म का संगीत कई अलग अलग संस्करणों में रिलीज किया गया था। उन्होंने सीक्वल के लिए स्कोर तैयार किया, जो 2024 में रिलीज होगा। 2024 तक जिमर ने संभावित तीसरी ड्यून फिल्म के लिए संगीत लिखना शुरू कर दिया है, जबकि विलेन्यूवे ने फिल्म की पटकथा पर काम शुरू कर दिया है। 86 2024 के ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स के दौरान जिमर ने घोषणा की कि वह F1 के लिए संगीत तैयार करेंगे, जो ब्रैड पिट अभिनीत और जोसेफ कोसिंस्की द्वारा निर्देशित फिल्म है। 87 व्यक्तिगत जीवन जिमर की पहली पत्नी मॉडल विकी कैरोलिन थीं, जिनसे उनकी एक बेटी है। 88 1992 में दोनों का तलाक हो गया। 89 3 अप्रैल 2020 को जिमर ने अपनी दूसरी पत्नी सुजैन जिमर से तलाक के लिए अर्जी दी, जिनसे उन्होंने 1995 में शादी की और उनके 3 बच्चे हैं। 89 15 जून 2023 को जिमर ने अपने एक शो के दौरान लंदन के O2 एरिना में मंच पर अपनी पार्टनर दीना डी लुका को प्रपोज किया। 91-92 पुरस्कार और सम्मान मुख्य लेख हंस जिमर द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। बर्लिन में बुलेवार्ड डेर स्टार्स पर जिमर का सितारा। जिमर को कई सम्मान और पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 2018 में वियना में हॉलीवुड में मैक्स टेनर फिल्म म्यूजिक अचीवमेंट अवार्ड, 93 2003 में नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू से फिल्म संगीत रचना में उत्कृष्टता के लिए करियर अचीवमेंट अवार्ड, 94 2003 में पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म रचना के लिए फ्रेडरिक लोवे अवार्ड, 95 2003 में ASCAP हेनरी मैंसिनी अवार्ड, 95
और 1996 में BMI फिल्म म्यूजिक अवार्ड्स से रिचर्ड किर्क करियर अचीवमेंट अवार्ड शामिल हैं। दिसंबर 2010 में जिमर को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। उन्होंने यह पुरस्कार अपने प्रचारक और लंबे समय के दोस्त रोनी चेसन को समर्पित किया, जिनकी पिछले महीने बेवर्ली हिल्स में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 96 जून 2016 में जिमर विज्ञान संचार के लिए स्टीफन हॉकिंग पदक के उद्घाटन विजेताओं में से एक थे। 97 नवंबर 2017 में एक मुख्य बेल्ट क्षुद्रग्रह 4,95,253 2013 OC8 पोलिश खगोलविदों माइकल कुसियाक और माइकल जोलनोव्स्की द्वारा खोजा गया था, जिसका नाम हंस जिमर रखा गया था। 98 2022 तक जिमर को अपने काम के लिए 12 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 2 जीत शामिल हैं। पहला 1994 की फिल्म द लायन किंग के लिए 67वें अकादमी पुरस्कार में और दूसरा 94वें अकादमी पुरस्कार में 2021 की फिल्म ड्यून के लिए। 99 2 अक्टूबर 2018 को जिमर को जर्मनी के संघीय गणराज्य का ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राप्त हुआ। 100 2019 में जिमर को डिज्नी लीजेंड के रूप में शामिल किया गया। 101 हंस फ्लोरियन जिमर, जर्मन उच्चारण HNS FLOINTSM, जन्म 12 सितंबर 1957, 2-3, एक जर्मन फिल्म स्कोर संगीतकार और संगीत निर्माता हैं। उन्होंने 2 अकादमी पुरस्कार, 1 बाफ्टा पुरस्कार, 5 ग्रैमी पुरस्कार और 1 टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। 2007 में द डेली टेलीग्राफ द्वारा प्रकाशित शीर्ष 100 जीवित प्रतिभाओं की सूची में भी नामित किया गया था। 4 उनके काम इलेक्ट्रॉनिक संगीत ध्वनियों को पारंपरिक ऑर्केस्ट्रा व्यवस्था के साथ एकीकृत करने के लिए उल्लेखनीय हैं। 1980 के दशक से जिमर ने 150 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है। उन्होंने द लायन किंग 1994 और ड्यून 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए 2 अकादमी पुरस्कार जीते हैं। उनके कामों में ग्लेडिएटर 2000, द लास्ट समुराई 2003, द पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सीरीज 2006 से 2011, द डार्क नाइट ट्रिलॉजी 2005 से 2012, इंसेप्शन 2010, मैन ऑफ स्टील 2013, इंटरस्टेलर 2014, डंकर्क 2017, नो टाइम टू डाई 2021 और ड्यून सीरीज 2021 शामिल हैं। जिमर ने अपने करियर का शुरुआती हिस्सा यूनाइटेड किंगडम में बिताया और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। वे ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स और ड्रीमवर्क्स एनिमेशन स्टूडियो में फिल्म संगीत प्रभाग के प्रमुख हैं और अपनी स्थापित कंपनी रिमोट कंट्रोल प्रोडक्शंस के जरिए अन्य संगीतकारों के साथ काम करते हैं। 5 जिसे पहले मीडिया वेंचर्स के नाम से जाना जाता था। सांता मोनिका, कैलिफोर्निया में उनके स्टूडियो में कंप्यूटर उपकरण और कीबोर्ड की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिससे फिल्म स्कोर के डेमो संस्करण जल्दी से बनाए जा सकते हैं। 6 जिमर ने बैटमैन बिगिंस 2005 से शुरू होकर क्रिस्टोफर नोलन के साथ 6 फिल्मों में काम किया है। उन्होंने रिडले स्कॉट, रॉन हॉवर्ड, गोर वर्बिंस्की, माइकल बे, गाय रिची, डेनिस विलेन्यूवे और टोनी स्कॉट सहित कई निर्देशकों के साथ कई प्रोजेक्ट पर काम किया है। प्रारंभिक जीवन। जिमर का जन्म पश्चिम जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। एक छोटे बच्चे के रूप में वे कोनिगस्टीन फॉकेस्टीन में रहते थे, जहां उन्होंने घर पर पियानो बजाया, लेकिन औपचारिक पाठों के अनुशासन को नापसंद करने के कारण उन्होंने केवल थोड़े समय के लिए पियानो की शिक्षा ली। 7 अपने एक रेडिट AMA में उन्होंने कहा, मेरा औपचारिक प्रशिक्षण 2 सप्ताह के पियानो पाठ थे। मुझे 8 स्कूलों से निकाल दिया गया था, लेकिन मैं एक बैंड में शामिल हो गया। मैं खुद से सीखा हूँ, लेकिन मैंने हमेशा अपने सिर में संगीत सुना है। और मैं 20वीं सदी का बच्चा हूँ, कंप्यूटर बहुत काम आए। 8 जिमर ने स्विट्जरलैंड के बर्न कैंटन में एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्डिंग स्कूल इकोले डी ह्यूमैनिटे में भाग लिया। 9 वह किशोरावस्था में लंदन चले गए और हर्टवुड हाउस स्कूल में पढ़ाई की। 10 अपने बचपन के दौरान वह एन्नियो मोरिकोन के फिल्म स्कोर से काफी प्रभावित थे और उन्होंने वंस अपॉन ए टाइम इन द वेस्ट को उस स्कोर के रूप में उद्धृत किया जिसने उन्हें फिल्म संगीतकार बनने के लिए प्रेरित किया। 11
1999 के बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में एक भाषण में जिमर ने कहा कि वह यहूदी हैं और 1939 में जर्मनी से ब्रिटेन भागने की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी मां के जीवित बचने के बारे में बात की। मई 2014 में एक साक्षात्कार में जिमर ने खुलासा किया कि युद्ध के बाद के जर्मनी में यहूदी होने के नाते बड़ा होना मुश्किल था और कहा, मुझे लगता है कि मेरे माता पिता हमेशा पड़ोसियों को बताने से सावधान रहते थे। 12 फरवरी 2013 में मैशेबल के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने माता पिता के बारे में कहा, मेरी माँ बहुत संगीत प्रेमी थीं, मूल रूप से एक संगीतकार थीं और मेरे पिता एक इंजीनियर और आविष्कारक थे। इसलिए मैं पियानो को संशोधित करते हुए बड़ा हुआ, जिसे हम कह सकते हैं, जिससे मेरी माँ को डर लगता था और मेरे पिता को यह बहुत बढ़िया लगता था जब मैं पियानो पर चेनसॉ और इस तरह की चीजें जोड़ता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह प्रौद्योगिकी में एक विकास है। 2006 में जर्मन टेलीविजन स्टेशन ZDF के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, जब मैं सिर्फ एक बच्चा था तब मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मैं किसी तरह संगीत में भाग गया और संगीत मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहा है। 14 आजीविका। यह भी देखें, हंस जिमर डिस्कोग्राफी 1970 और 1980 के दशक। जिमर ने 1970 के दशक में बैंड क्राकाटोआ के साथ कीबोर्ड और सिंथेसाइजर बजाकर अपना करियर शुरू किया। 15 उन्होंने बगल्स के साथ काम किया, जो 1977 में लंदन में ट्रेवर हॉर्न, जोफ डाउन्स और ब्रूस वूली के साथ गठित एक नई लहर बैंड थी। जिमर को बगल्स के 1979 के गीत वीडियो किल्ड द रेडियो स्टार के संगीत वीडियो में संक्षेप में देखा जा सकता है। 16 बगल्स के साथ काम करने के बाद उन्होंने इतालवी समूह क्रिस्मा के लिए काम करना शुरू कर दिया, जो 1976 में मॉरिजियो आर्किएरी और क्रिस्टीना मोजर के साथ गठित एक नई लहर बैंड था। वह क्रिस्मा के तीसरे एल्बम कैथोड मम्मा के लिए एक विशेष सिंथेसाइजर थे। उन्होंने बैंड हेल्डेन, अल्ट्रावॉक्स के वॉरेन कैन के साथ भी काम किया है। 17 1984 में जिमर कीबोर्ड पर और कैन ड्रम पर दोनों को सेगोविया, स्पेन में लाइव प्रदर्शन के लिए स्पेनिश समूह मेकानो का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस कॉन्सर्ट के 2 गाने मेकानो एन कॉन्सर्टो एल्बम में शामिल किए गए थे, जो 1985 में केवल स्पेन में रिलीज किया गया था। 1985 में उन्होंने श्रीकबैक एल्बम ऑयल एंड गोल्ड में योगदान दिया। 18 1980 में जिमर ने यूके पंक बैंड द डैम्ड के साथ और उसके लिए एक एकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पार्ट 1 का सनिर्माण किया, जिसे उनके 1980 के एलपी रिलीज द ब्लैक एल्बम में भी शामिल किया गया था और उनके प्रयासों का वर्णन हंस जिमर द्वारा ओवरप्रोड्यूस्ड के रूप में किया गया था। लंदन में रहने के दौरान जिमर ने एयरडेल एसोसिएट्स के लिए विज्ञापन जिंगल लिखे। 17 1980 के दशक में जिमर ने स्टेनली मायर्स के साथ भागीदारी की, जो एक विपुल फिल्म संगीतकार थे जिन्होंने 60 से अधिक फिल्मों के लिए अंक लिखे थे। जिमर और मायर्स ने लंदन स्थित लिली यार्ड रिकॉर्डिंग स्टूडियो की सहस्थापना की। साथ में मायर्स और जिमर ने पारंपरिक ऑर्केस्ट्रा ध्वनि को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ मिलाने पर काम किया। 19 जिन फिल्मों में जिमर और मायर्स ने काम किया उनमें मूनलाइटिंग 1982, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज 1984, इनसिग्निफिकेंस 1985 और माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट 1985 शामिल हैं। जिमर का पहला एकल स्कोर 1987 में निर्देशक निको मस्तोरकिस के लिए टर्मिनल एक्सपोजर। यूनाइटेड किंगडम में अपने समय के दौरान जिमर के सबसे टिकाऊ कामों में से एक टेलीविजन गेम शो गोइंग फॉर गोल्ड का थीम गीत था, जिसे उन्होंने 1987 में सैंडी मैक्लेलैंड के साथ मिलकर बनाया था। बीबीसी के साथ एक साक्षात्कार में जिमर ने कहा, गोइंग फॉर गोल्ड बहुत मजेदार था। यह उस तरह का काम है जो आप तब करते हैं जब आपका अभी तक कोई करियर नहीं होता। भगवान, मैं बस इतना भाग्यशाली महसूस करता हूँ क्योंकि इस चीज ने सबसे लंबे समय तक मेरा किराया चुकाया। 20 2003 की शुरुआत में द लास्ट समुराई के स्कोरिंग के दौरान जिमर को निर्माता जेरी ब्रुकेमर ने संपर्क किया, जिनके साथ उन्होंने पहले क्रिम्सन टाइड, डेज ऑफ थंडर, द रॉक और पर्ल हार्बर पर काम किया था। ब्रुकेमर ने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल की शूटिंग पूरी कर ली थी, लेकिन एलन सिल्वेस्ट्री द्वारा फिल्म के लिए बनाए गए संगीत से नाखुश थे और एक प्रतिस्थापन स्कोर चाहते थे। 39
ब्रुकेमर चाहते थे कि जिमर फिल्म का स्कोर फिर से बनाए, लेकिन द लास्ट समुराई पर उनकी प्रतिबद्धताओं के कारण पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल के संगीत की रचना और पर्यवेक्षण का काम क्लॉस बैडेल्ट को दिया गया। 40-41 जिमर को श्रृंखला की 3 बाद की फिल्मों पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, डेड मैन्स चेस्ट 2006, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, 8 वर्ल्ड्स एंड 2007 और पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ऑन स्ट्रेंजर टायर्स 2011 के लिए संगीतकार के रूप में काम पर रखा गया था, जिसमें उन्होंने आखिरी फिल्म के लिए रॉड्रिगो वाई गैब्रिएला के साथ सहयोग किया था। 42 जिमर क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन बिगिंस 2005 और द डार्क नाइट 2008 के स्कोर पर अपने काम के लिए विख्यात हैं, जिसे उन्होंने जेम्स न्यूटन हॉवर्ड के साथ मिलकर तैयार किया था। 20 द डार्क नाइट के साउंड ट्रैक के लिए जिमर ने अपने लंबे समय के सहयोगी मार्टिन टिलमैन द्वारा सेलो पर बजाए गए एकल नोट द्वारा जोकर के खलनायक का प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया। जिमर ने कहा, मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता था जिससे लोग वास्तव में नफरत करें। 43 इन फिल्मों के स्कोर को क्यू शीट पर बहुत अधिक संगीतकारों के सूचीबद्ध होने के कारण सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 44 जिमर दिसंबर 2008 में द डार्क नाइट को नामांकित न करने के फैसले को पलटने में सफल रहे। 45 जिमर ने 2006 में साउंडट्रैक.नेट के साथ एक साक्षात्कार में अन्य संगीतकारों के साथ स्कोरिंग के अपने दृष्टिकोण को समझाया। मूल रूप से मेरा यह विचार था कि इस तरह के काम के इर्दगिर्द किसी तरह का समुदाय बनाना संभव होना चाहिए, और मुझे लगता है कि शीर्षकों को गड़बड़ करके आप संगीतकार हैं, आप संयोजक हैं, आप ऑर्केस्ट्रेटर हैं न रखकर इसने हमें अधिक सहयोगात्मक रूप से काम करने में मदद की। मेरे लिए यह इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि मेरे पास हंस जिमर द्वारा स्कोर था और मैंने इन चीज़ों का एकमात्र श्रेय लिया। यह ग्लेडिएटर की तरह है। मैंने लिसा गेरार्ड को सहश्रेय दिया क्योंकि भले ही उन्होंने मुख्य थीम नहीं लिखी थी, लेकिन उनकी उपस्थिति और योगदान बहुत प्रभावशाली थे। वह सिर्फ एक एकल कलाकार से कहीं ज्यादा थीं, और यही वजह है कि मुझे विशिष्ट श्रेय के साथ इतनी समस्या है। 46 2009 की फिल्म शेरलॉक होम्स के लिए डेली वैरायटी ने बताया कि जिमर ने $200 में एक बेसुरा पियानो खरीदा और इसकी अजीबता के कारण इसे पूरी स्कोरिंग प्रक्रिया में इस्तेमाल किया। 47 2011 की अगली कड़ी शेरलॉक होम्स ए गेम ऑफ शैडोज के लिए जिमर और निर्देशक गाय रिची ने प्रामाणिक रोमानी संगीत को शामिल किया, जिस पर उन्होंने स्लोवाकिया, इटली और फ्रांस जाकर शोध किया। फिल्म में संगीत रोमानी संगीतकारों द्वारा बजाया गया है। 48-49 2010 के दशक 2010 की फिल्म इंसेप्शन के लिए जिमर ने नॉन जेने रेग्रेट रीन गाने के इलेक्ट्रॉनिक हेरफेर का इस्तेमाल किया। स्कोर में हॉर्न की आवाज, जिसे जिमर ने एक शहर के ऊपर विशाल फॉगहॉर्न की तरह बताया, फिल्म ट्रेलरों में एक लोकप्रिय विशेषता बन गई। उन्होंने कहा, यह मजेदार है कि इस तरह की चीज ज़ेटगेस्ट का हिस्सा कैसे बन जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेलर बिल्कुल यही चाहते हैं, कुछ ऐसा जो प्रतिष्ठित हो, 1 सेकंड से भी कम समय तक चले और थिएटर में सीटों को हिला दे। 50-51 2012 में जिमर ने द नेपच्यून्स के फेरेल विलियम्स के साथ 84वें एकेडमी अवार्ड्स के लिए संगीत की रचना और निर्माण किया। 52 उन्होंने एबीसी वर्ल्ड न्यूज के लिए थीम संगीत का एक नया संस्करण भी तैयार किया। 53 जिमर ने द डार्क नाइट राइज के लिए स्कोर तैयार किया, जो क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट ट्रिलॉजी की अंतिम किस्त थी। यह फिल्म जुलाई 2012 में रिलीज हुई थी। 54 जिमर ने 2012 के ऑरोरा, कोलोराडो शूटिंग के बाद खुद को तबाह बताया, जो द डार्क नाइट राइज की स्क्रीनिंग के दौरान हुआ था। मैं इन लोगों के लिए बहुत दुखी महसूस करता हूँ। उन्होंने शूटिंग के पीड़ितों के लिए पैसे जुटाने के लिए डार्क नाइट राइज साउंड ट्रैक से एक थीम की कोरल व्यवस्था ऑरोरा नामक ट्रैक रिकॉर्ड किया। 55 जिमर ने टेलीविजन श्रृंखला द बाइबल के लिए संगीत की रचना की, जिसे मार्च 2013 में लोर्ने बाल्फ और लिसा गेरार्ड के साथ प्रसारित किया गया था, और 12 ईयर्स ए स्लेव के लिए स्कोर, जिसने मार्च 2014 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के लिए अकादमी पुरस्कार जीता।
जिमर ने जुलाई 2014 में अपनी 10वीं सालगिरह मनाने के लिए टुमारोलैंड उत्सव के लिए टुमारोलैंड हाइम की रचना की। 56 जिमर ने 2014 की फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के लिए द मैग्निफिसेंट 6 के साथ संगीत तैयार किया, जिसमें फेरेल विलियम्स, जॉनी मार, माइकल आइंजिगर, जंकी एक्सेल, एंड्रयू कावजिंस्की और स्टीव माजारो शामिल थे। 57, 58, 59 उन्होंने 2016 की फिल्म बैटमैन वी सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस के लिए संगीत तैयार करने के लिए जंकी एक्सेल के साथ भागीदारी की। मार्च 2016 में बीबीसी न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में जिमर ने कहा कि वह सुपरहीरो फिल्मों के लिए संगीत रचना से संन्यास ले रहे हैं। बैटमैन वी सुपरमैन के बारे में उन्होंने कहा, यह मेरे लिए बहुत कठिन था, नई भाषा खोजने की कोशिश करना। 60 जिमर ने डेविड एटनबरो द्वारा प्रस्तुत 2016 बीबीसी प्रकृति वृत्तचित्र प्लैनेट अर्थ 2 के लिए मुख्य विषय की रचना की। बाद में उन्होंने डेविड एटनबरो द्वारा प्रस्तुत जैकब शिया और डेविड फ्लेमिंग के साथ 2017 बीबीसी प्रकृति वृत्तचित्र ब्लू प्लैनेट 2 के लिए स्कोर की रचना की। 61, 62 बीबीसी रेडियो पर क्रिस्टी वार्ग के साथ एक साक्षात्कार में जिमर ने अक्टूबर 2022 में कहा, मुझे लगता है कि मैंने जो एकमात्र काम किया है जो कुछ भी करने लायक है वह उन कार्यक्रमों पर सर डेविड एटनबरो के लिए काम करना है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी चीज है जो वास्तव में इस दुनिया के लिए कुछ मायने रखती है और अंततः इस बात पर प्रभाव डाल सकती है कि हम इस दुनिया से कैसे संपर्क करते हैं। 63 जिमर ने 2016 नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन द क्राउन के लिए मुख्य विषय की रचना की। 65 इसके बाद उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन की 2017 की फिल्म डंकर्क के लिए स्कोर तैयार किया। स्कोर का एक हिस्सा नोलन द्वारा दी गई एक टिक टिक करती घड़ी की रिकॉर्डिंग पर आधारित था। 66 जिमर ने डेनिस विलेन्यूवे की ब्लेड रनर 2049 के स्कोर पर भी काम किया। जोहान जोहानसन के प्रोजेक्ट छोड़ने के बाद हंस जिमर और सहसंगीतकार बेंजामिन वॉल्फिश ने स्कोरिंग की जिम्मेदारी संभाली। 67 डैनियल एम इविंग, जन्म 3 जून 1985, एक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता हैं। वे 2007 में 7 नेटवर्क के होम एंड अवे सीरीज में रूबेन हम्फ्रीज के रूप में दिखाई दिए। 2011 में वे शो में वापस आए और हीथ ब्रेक्सटन के अपने चित्रण के लिए प्रसिद्ध हुए। इविंग को पावर रेंजर्स आरपीएम में डिलन की भूमिका निभाने के लिए भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। इविंग का जन्म मैनली में हुआ था और वे फॉरेस्टविले में पले बढ़े। 2 वे 4 बच्चों में सबसे बड़े हैं। इविंग ने मैरिस्ट कैथोलिक कॉलेज नॉर्थ शोर में पढ़ाई की, जहां उन्होंने विभिन्न संगीत कार्यक्रमों में भाग लिया। 2 इविंग ने मैनली वारिंगा के लिए प्रतिनिधि बास्केटबॉल खेला और उन्होंने 2 राज्य चैंपियनशिप में भाग लिया और अमेरिका और कनाडा का दौरा किया। 2 इविंग एनआईडीए में अंशकालिक छात्र थे जो ओपन प्रोग्राम पाठ्यक्रमों में भाग लेते थे। 3 आजीविका। इविंग 2007 में होम एंड अवे में रूबेन हम्फ्रीज के रूप में दिखाई दिए। 4 उन्होंने ब्लू वाटर हाई, स्पिरिटेड और रेस्क्यू स्पेशल ऑप्स में अतिथि भूमिकाएं भी निभाई हैं। 5 इविंग ने बच्चों की टेलीविजन सीरीज पावर रेंजर्स आरपीएम में डिलन द ब्लैक आरपीएम रेंजर के रूप में भूमिका हासिल की। 5 सितंबर 2010 में इविंग होम एंड अवे के कलाकारों में फिर से शामिल हुए, इस बार हीथ ब्रेक्सटन के रूप में। अभिनेता ने फरवरी 2011 में अपनी शुरुआत की। 4 इविंग डांसिंग विद द स्टार्स के 11वें सीजन में एक प्रतियोगी भी बने। उन्होंने लुडा क्रॉयटर के साथ भागीदारी की और सेंट विंसेंट डी पॉल सोसाइटी के समर्थन में नृत्य किया, जहां उनकी मां काम करती हैं। 6 इविंग और क्रॉयटर 5वें सप्ताह में बाहर हो गए। 7 9 दिसंबर 2013 को इविंग ने पुष्टि की कि वह होम एंड अवे छोड़ देंगे और अगले वर्ष के दौरान उन्होंने ऑन स्क्रीन प्रस्थान किया। 8 इविंग ने फीचर लेंथ स्पेशल होम एंड अवे एएनआई फॉर एएनआई में सहकलाकार लिसा गोर्मले, बियांका स्कॉट के साथ हीथ ब्रेक्सटन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 2016 में इविंग गोर्मले के साथ होम एंड अवे में लौट आए। 9 इविंग और गोर्मले दोनों ने फीचर लेंथ स्पेशल होम एंड अवे, रिवेंज और होम एंड अवे ऑल और नथिंग में अभिनय किया। 10 इविंग ने टिम पोकॉक के साथ ऑस्ट्रेलियाई फीचर फिल्म रेड बिलबोंग में भी अभिनय किया। 11 उन्होंने डुनामिस, 12 और चेजिंग कॉमेट्स में भूमिकाएं की हैं। 13 2018 में इविंग ने हॉरर फिल्म बीस्ट नो मोर, 14
और टेमुएरा मॉरिसन के साथ साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म ऑक्यूपेशन में अभिनय किया। 15 उन्होंने रॉबर्ट ब्रेडन द्वारा निर्देशित साइंस फिक्शन थ्रिलर एक में एक भूमिका निभाई। 13 और है एरो के 9वें एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। 16 अप्रैल 2019 में इविंग लव एंड मॉन्स्टर्स के कलाकारों में शामिल हो गए। 17 वह 2021 की अगली कड़ी ऑक्यूपेशन रेनफॉल में मैट सिमंस की अपनी ऑक्यूपेशन भूमिका को फिर से निभाएंगे। 18 व्यक्तिगत जीवन इविंग की सितंबर 2011 में मार्नी लिटिल से सगाई हुई। 19 और उन्होंने 15 दिसंबर 2012 को शादी कर ली। 20 लिटिल ने सितंबर 2014 में अपने बेटे को जन्म दिया। 21 इस जोड़े ने 2016 में अलग होने की घोषणा की। 11 इविंग अगस्त 2016 से अभिनेत्री कैट रिस्तेस्का के साथ रिश्ते में हैं। 13 उन्होंने 24 दिसंबर 2021 को अपनी सगाई की घोषणा की। 22 मार्च 2022 में उन्होंने पुष्टि की कि वे एक साथ अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। 23 और रिस्तेस्का ने 22 जुलाई 2022 को अपनी बेटी को जन्म दिया। 21 अक्टूबर 2018 को इविंग ने कथित तौर पर अपने बेटे की कस्टडी स्वैप के दौरान लिटिल के पति डेविड रॉबर्टशॉ पर हमला किया। इविंग और रॉबर्टशॉ ने अपने बेटे को कार में बंद करके लगभग 1 घंटे तक बहस की, इससे पहले कि पुलिस को मौके पर बुलाया गया। इविंग को एक हिंसा आदेश एवीओ दिया गया और 6 नवंबर 2018 को मैनली लोकल कोर्ट का सामना करना पड़ा। 3 नवंबर 2018 को इविंग को एक और एवीओ सौंपा गया, इस बार लिटिल के घर से दूर रहने के लिए, और 13 नवंबर 2018 को मैनली लोकल कोर्ट में उपस्थित होने वाला था। 26 फिल्मोग्राफी टेलीविजन पर उपस्थिति वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2007 घर और वहां से दूर रूबेन हम्फरीज आवर्ती भूमिका सीजन 20 2008 नीला पानी उच्च अतिथि भूमिका 2009 बचाव विशेष ऑप्स जैक गार्डनर एपिसोड 1.09 पावर रेंजर्स आरपीएम डिलन बटा रेंजर ऑपरेटर सीरीज ब्लैक सभी 32 एपिसोड 2010 साहसी जेसन स्टोन एपिसोड 1.05 2011 से 2014 2016 से 2017 2021 घर और बाहर 27 हीथ ब्रेक्सटन डैनियल जोशुआ गिलिस उद्धरण वांछित जन्म 14 मार्च 1976 कनाडा में जन्मे न्यूजीलैंड के अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। उन्होंने द वैम्पायर डायरीज और इसके स्पिन ऑफ द ओरिजिनल्स में एलिजा मिकेल्सन की भूमिका निभाई, सेविंग होप में डॉ जोएल गोरान की भूमिका निभाई। उन्होंने 2012 की फिल्म ब्रोकन किंगडम लिखी और निर्देशित की। प्रारंभिक जीवन गिलीस का जन्म कनाडा के मैनिटोबा के विनिपेग में न्यूजीलैंड के माता पिता के घर हुआ था। जब वह 5 साल का था तो उसके माता पिता ने न्यूजीलैंड लौटने का फैसला किया, इनवरकारगिल और फिर हैमिल्टन चले गए। हालांकि वह एक मजबूत चिकित्सा पृष्ठभूमि वाले परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उसकी मां एक नर्स है और वह प्रसिद्ध ईएनटी बटा प्लास्टिक सर्जरी के अग्रदूत सर हेरोल्ड गिलीस के वंशज हैं। गिलीस को अभिनय में दिलचस्पी थी क्योंकि उसने कहा कि यह एकमात्र चीज थी जिसमें वह कभी अच्छा था। न्यूजीलैंड में अवसरों की कमी से निराश होकर वह 2001 में 6 सप्ताह के लिए सिडनी, ऑस्ट्रेलिया चले गए। उसके बाद 2 महीने के लिए कनाडा चले गए, जहां उन्होंने लॉस एंजल्स जाने का फैसला करने तक वेटर और डिशवॉशर के रूप में काम किया। 2 आजीविका गिलीस ने अपने करियर की शुरुआत ऑकलैंड थिएटर कंपनी के कई प्रोडक्शन में अभिनय करके की, इससे पहले कि वह टेलीविजन ड्रामा स्ट्रीट लीगल में 2 सीजन की मुख्य भूमिका निभा पाते। 3 यह तय करने के बाद कि उनके मूल न्यूजीलैंड में उनके अभिनय के विकल्प सीमित थे, गिलीस ने सिडनी और कनाडा में अपने विकल्पों की खोज की। इसके बाद गिलीस लॉस एंजल्स चले गए और जल्द ही उन्हें ब्राइड एंड प्रेजुडिस और स्पाइडरमैन 2 फिल्मों में कास्ट किया गया। 4 2002 से गिलीस ने उत्तरी अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन प्रस्तुतियों में काम किया है। टेलीविजन सीरीज में मुख्य भूमिकाएं निभाने से पहले गिलीस ने मास्टर्स ऑफ हॉरर, NCIS और ट्रू ब्लड जैसे टेलीविजन शो में अतिथि भूमिकाएं निभाईं। 2010 में उन्हें एलिजा मिकायलसन के रूप में हिट द CW ड्रामा द वैम्पायर डायरीज में लिया गया था। 2013 में CW ने द ओरिजिनल्स का एक सफल स्पिन-ऑफ बनाया,
जिसने पहले पिशाचों के जीवन को वृत्तांत किया। द वैम्पायर डायरीज से एलिजा के रूप में गिलीज का आवर्ती भाग द ओरिजिनल्स में एक प्रमुख भूमिका बन गया। 5-6 CW के लिए एक संभावित दुस्वप्न अस्तित्व में था क्योंकि गिलीज पहले से ही अलौकिक श्रृंखला सेविंग होप में जोएल गोरान की भूमिका निभाने के लिए अनुबंध के तहत थे। 2012 में गिलीज ने ब्रोकन किंगडम में तत्कालीन पत्नी राचेल लेहकुक के साथ लेखन, निर्देशन और अभिनय किया। 2019 से 2022 तक गिलीज ने नेटफ्लिक्स 2019 रोमांटिक ड्रामा टेलीविजन सीरीज वर्जिन रिवर में मार्क मोनरो की भूमिका निभाई। वह 4 सीजन तक शो में थे। 10 जनवरी 2021 में गिलीज ने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म कमिंग होम इन द डार्क में अभिनय किया, जो ओवेन मार्शल द्वारा इसी नाम की 1995 की लघुकहानी पर आधारित थी। 11-2022 में गिलीज को एबीसी सीरीज द न्यूज रीडर के दूसरे सीजन में चार्ली टेट के रूप में लिया गया। 12 व्यक्तिगत जीवन। गिलीज ने 8 अगस्त 2004 को अमेरिकी अभिनेत्री राचेल लेहकुक से शादी की। 13-14 उनकी एक बेटी है, जिसका जन्म सितंबर 2013 में हुआ और एक बेटा है, जिसका जन्म अप्रैल 2015 में हुआ। 15-16 2017 में एक साक्षात्कार में गिलीज ने खुलासा किया कि वह अपनी उम्र और ऊर्जा के स्तर के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए आगे के जन्मों को रोकने के लिए नसबंदी करवाएगा। उन्होंने कहा, मैं इन दोनों को अपना प्यार, अपना ध्यान और अपनी देखभाल देने में सक्षम होना चाहता हूँ। मैं अब रुकना चाहता हूँ। 13 जून 2019 को कुक और गिलीज दोनों ने इंस्टाग्राम पर घोषणा की कि उन्होंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है और उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने बच्चों की खातिर इसे जितना संभव हो उतना गुप्त रखना चाहते हैं। 10 जुलाई 2020 को गिलीज ने कुक से तलाक के लिए अर्जी दी। 10 मार्च 2021 को उनका तलाक फाइनल हो गया। 2021 से गिलीज सेलिस्ट जूलिया मिसाकी के साथ रिश्ते में हैं। 21 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1998 एक सैनिक की प्रियतमा चिकित्सक। प्लेजेंटविल फायरमैन 2। 2001 कोई भी आपको सुन नहीं सकता डर्क मेटकाल्फ। 2002 विभिन्न पद कृत्रिम रूप से बालों को घुंघराला करना। 2004 स्पाइडर मैन 2 जॉन जेमसन। बुराई बनी हुई है निशान। दुल्हन और पक्षपात जॉनी विकम। 2006 दृष्टि की अनुभूति डायलन। 2007 कैद गैरी डेक्सटर। जीवन और मृत्यु के मामले सर्वकुंची। जेसन इसाक, जन्म 6 जून 1963, एक अंग्रेजी अभिनेता हैं। 1 इवेंट होराइजन 1997 में डीजे, आर्मगेडन 1998 में रोनाल्ड क्विंसी, द पैट्रियट 2000 में कर्नल विलियम टेविंगटन, ब्लैक हॉक डाउन 2001 में माइकल डी स्टील, हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी सीरीज 2002 से 2011 में लुसियस माल्फॉय, पीटर पैन 2003 में कैप्टन हुक, फ्यूरी 2014 में कैप्टन वैगन, द डेथ ऑफ स्टालिन 2017 में जॉर्जी जुकोव, मास 2021 में जेपेरी और ऑपरेशन मिन्समीट 2021 में जॉन गॉडफ्रे के किरदारों के लिए जाना जाता है। उनकी टेलीविजन भूमिकाओं में शोटाइम क्राइम ड्रामा सीरीज ब्रदरहुड 2006 से 2008 में माइकल कैफी, पुलिस प्रक्रियात्मक फंतासी एनबीसी सीरीज अवेक 2012 में माइकल ब्रिटन, नेटफ्लिक्स सुपरनैचुरल मिस्ट्री ड्रामा सीरीज द ओए 2016 से 2019 में डॉ हंटर अलोयसियस, हैप, पर्सी, स्टार ट्रेक, डिस्कवरी 2017 से 2018 में कैप्टन गैब्रियल लोरका और HBO एंथोलॉजी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा सीरीज द व्हाइट लोटस 2025 के तीसरे सीजन में टिमोथी रैटक्लिफ शामिल हैं। उन्हें द स्टेट विदिन 2006 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, लघु श्रृंखला या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और द कर्स ऑफ स्टेप्टो 2008। उनकी आवाज अभिनय भूमिकाओं में अवतार, द लास्ट एयरबेंडर 2005 के पहले सीजन में एडमिरल झाओ, स्टार वार्स रिबेल्स 2014 से 2016 में ग्रैंड इनक्विजिटर बटा सेंटिनल, वीडियो गेम बाल्डर्स गेट 3 2023 में लॉर्ड डेनवर गोटैश और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स टेलीविजन सीरीज व्हाट इफ
2024 के तीसरे सीजन में एमिनेंस शामिल हैं। इसाक 1992 और 1993 में डेक्कन डोनेलन के रॉयल नेशनल थिएटर में टोनी कुशनर के पुलित्जर पुरस्कार विजेता नाटक एंजेल्स इन अमेरिका एगे फैंटासिया ऑन नेशनल थीम्स के प्रीमियर में लुइस आयरसन के रूप में मंच पर दिखाई दिए। 2007 में वेस्ट एंड के ट्राफल्गर स्टूडियो में हेरोल्ड पिंटर के 1957 के नाटक द डम्ब वेटर के पुनरुद्धार में हिटमैन बेन के रूप में। 3, 4, 5 प्रारंभिक जीवन। आइजैक का जन्म 6 जून 1963 को लिवरपूल में यहूदी माता पिता के यहाँ हुआ था। 6. उनके पिता एक जौहरी थे। 7. उनके 2 बड़े भाई और एक छोटा भाई है। 6. उन्होंने अपना बचपन लिवरपूल के उपनगर चाइल्डवॉल में अपने पूर्वी यूरोपीय यहूदी परदादा परदादी द्वारा से स्थापित एक घनिष्ठ रूप से बुने और एकीकृत यहूदी समुदाय में बिताया। 8. उन्होंने कहा है कि यहूदी होना उनके बचपन में एक बड़ी भूमिका निभाता था क्योंकि वह लिवरपूल के चाइल्डवॉल जिले में किंग डेविड हाई स्कूल के स्थानीय आराधनालय में युवा क्लब में शामिल होते थे, साथ ही एक युवा वयस्क के रूप में सप्ताह में 2 बार चेडर भी खाते थे। 9, 10, 11 जब वे 11 वर्ष के थे तो वे अपने परिवार के साथ लंदन चले गए और डेविड बैडियल, साचा बैरन कोहेन, मार्क केरमोड और मैट लुकास के साथ ही पास के एल्सट्री में। 9 वह बचपन में देखी और अनुभव की गई बदमाशी और असहिष्णुता का वर्णन अनाकर्षक खलनायकों को चित्रित करने के लिए तैयारी के रूप में करते हैं, जिन्हें उन्होंने अक्सर निभाया है। 3, 9 लंदन में एक यहूदी किशोर के रूप में आइजैक ने नेशनल फ्रंट, एक दूरदराज चरमपंथी संगठन द्वारा यहूदी विरोध को सहन किया। उनके माता पिता अंततः इज़राइल चले गए। 9 बाद में उन्होंने एक साक्षात्कारकर्ता को बताया, लगातार लोग हमें पीट रहे थे या खिड़कियां तोड़ रहे थे। यदि आप कभी, मान लीजिए, एक यहूदी छुट्टी पर पहचाने जाने वाले यहूदी थे तो चारों ओर बहुत हिंसा होती थी। लेकिन विशेष रूप से जब मैं 16 साल का था, 1979 में, नेशनल फ्रंट वास्तव में पकड़ बना रहा था, स्कूल में पर्चे थे और सीग हीलिंग और लोग सड़क पर घूमते हुए हमारे पीछे आ रहे थे। 7 अपने 3 भाइयों, जो एक डॉक्टर बन गया, एक वकील और एक अकाउंटेंट, 6 के नक्शेकदम पर चलते हुए उन्होंने अंततः 30 से अधिक नाटकों में अभिनय किया और एडिनबर्ग फेस्टिवल फ्रिंज में प्रत्येक गर्मियों में प्रदर्शन किया, पहले ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के साथ और फिर 2 बार नेशनल स्टूडेंट थिएटर कंपनी के साथ। स्नातक होने के बाद वह 1985 से 1988 तक लंदन के सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा में प्रशिक्षण लेने चले गए। 3, 6, 12 आजीविका। मुख्य लेख जेसन इसाक फिल्मोग्राफी। प्रारंभिक कार्य 2005 में इसहाक एक अभिनेता के रूप में प्रशिक्षण लेने के बाद आइजैक तुरंत मंच और टेलीविजन पर दिखाई देने लगे। उनकी फिल्मी शुरुआत मेल स्मिथ की द टॉल गाय 1989 में एक डॉक्टर की छोटी भूमिका से हुई थी। 12 उन्हें शुरू में एक टेलीविजन अभिनेता के रूप में जाना जाता था, जिसमें आईटीवी नाटक कैपिटल सिटी 1989 और बीबीसी नाटक सिविज 1992 में प्रमुख भूमिकाएं और टैगगार्ट, इंस्पेक्टर मोर्स और हाईलैंडर द सीरीज 1993 जैसी श्रृंखलाओं में अतिथि भूमिकाएं थीं। 12 उन्होंने 1995 में जैक वुड्स द्वारा निर्देशित और लाविनिया वार्नर द्वारा निर्मित मार्टिना कोल के उपन्यास डेंजरस लेडी के आईटीवी रूपांतरण में माइकल रयान की भूमिका भी निभाई। 13 मंच पर उन्होंने टोनी कुशनर की पुलित्जर पुरस्कार विजेता एंजेल्स इन अमेरिका एगे फैंटासिया ऑन नेशनल थीम्स में भावनात्मक रूप से अस्थिर 12 समलैंगिक यहूदी ऑफिस अस्थायी लुइस आयरसन की भूमिका निभाई। रॉयल नेशनल थिएटर में इसके लंदन प्रीमियर में दोनों भागों में भूमिका निभाई। भाग 1 मिलेनियम अप्रोच 1992 में और भाग 2 पेरेस्ट्रोइका 1993 में। 2 उस भूमिका के लिए ऑडिशन देते समय उन्होंने निर्माताओं से कहा, देखिए, मैं इन सभी सख्त लड़कों और ठगों और मजबूत, जटिल किरदारों को निभाता हूँ। वास्तविक जीवन में एक डरपोक, विक्षिप्त यहूदी गड़बड़ हूँ। क्या मैं एक बार मंच पर वह भूमिका नहीं निभा सकता? 10 ड्रैगन हार्ट 1996 में दिखाई देने के बाद आइजैक ने हॉरर फिल्म इवेंट होराइजन
1997 में लॉरेंस फिशबर्न के साथ अपनी पहली प्रमुख हॉलीवुड फीचर फिल्म भूमिका निभाई, जहां उन्होंने लुइस और क्लार्क के डॉक्टर डीजे की भूमिका निभाई। इसके बाद वह ब्रूस विलिस की ब्लॉकबस्टर आर्मगेडन 1998 में दिखाई दिए। 12 शुरू में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कहे जाने पर आइजैक को अंततः एक ग्रहबचत वैज्ञानिक के रूप में बहुत छोटी क्षमता में लिया गया ताकि वह डेविड थेवलिस के साथ बना रहे कॉमेडी थ्रिलर डिवोर्सिंग जैक 1998 के लिए अपनी प्रतिबद्धता को समायोजित कर सके। 6 आइजैक ने मिनिसीरीज द लास्ट डॉन 2 1998 में क्रिस्टी एले के साथ एक करिश्माई सम्मानीय पुजारी की भूमिका निभाई। 2000 में इसहाक ऐतिहासिक महाकाव्य फिल्म द पैट्रियट में मेल गिब्सन और हीथ लेजर के साथ क्रूर घुड़सवार सेना अधिकारी कर्नल विलियम टेविंगटन की भूमिका में दिखाई दिए। आलोचकों ने प्रदर्शन को यादगार माना। 12 मूवीफोन के एक लेख ने इसे अब तक का उनका सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ब्रेक कहा। 15 इसने अफवाहों को जन्म दिया कि इसहाक को 73वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया जाएगा। बहरहाल, ऐतिहासिक फिल्मों से परे अपनी सीमा का प्रदर्शन करते हुए इसहाक ने अगली बार रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा स्वीट नवंबर 2001 में ड्रैग क्वीन की भूमिका निभाने का फैसला किया। 6 इसहाक कई अन्य फिल्मों में दिखाई दिए हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय है हैरी पॉटर सीरीज की फिल्मों 2002 से 2011 में लुसियस माल्फॉय की भूमिका। जेके राउलिंग की है हैरी पॉटर किताबों के बारे में उन्होंने कहा है, ऑडिशन के बाद किताबें पढ़ने चला गया और मैंने पहली 4 किताबें एक ही बार में पढ़ लीं। आप जानते हैं, नहाया नहीं न खाया, पागलों की तरह स्टीयरिंग व्हील पर उन्हें लेकर घूमता रहा। मुझे अचानक समझ में आया कि मेरे दोस्त, जिन्हें मैं थोड़ा पिछड़ा हुआ समझता था, इन बच्चों की किताबों के इतने आदी क्यों थे। वे क्रैक की तरह हैं। आईटीवी के जस्टिन ली कोलिंस शो पर 2009 में एक साक्षात्कार से 26 नवंबर 2006 को सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल में प्रकाशित एक लेख द नेकेड एंड द डेड में नेवा चोनिन ने लुसियस माल्फॉय को 12 सेक्सिएस्ट पुरुषों में से एक जो कभी जीवित नहीं थे और इसहाक को 13 सेक्सिएस्ट पुरुषों में से एक जो वास्तविक और जीवित हैं में से एक बताया। 17 फिल्म के निर्माण से पहले जब उनसे पूछा गया कि क्या वह हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स 2007 में होंगे या नहीं, तो इसहाक ने जवाब दिया, मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। आपको डेविड, निर्माता डेविड हेमैन, से पूछना होगा। मैं यह विचार बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और मेरी पेरिस हिल्टन विग पहने, लेकिन आप कभी नहीं जानते। 18 आइजैक ने लुसियस माल्फॉय को तत्कालीन अप्रकाशित है हैरी पॉटर एंड द डेथली है एलोज में शामिल करने के बारे में भी राउलिंग से बात की ताकि उन्हें 7वीं और अंतिम फिल्म में हिस्सा मिल सके। यह चरित्र छठी पुस्तक हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस में दिखाई नहीं देता है, लेकिन आइजैक ने मजाक किया, अपने घुटनों पर गिर गया और भीख मांगी। इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे यकीन है कि उसे मुझसे प्लॉट के विचारों की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने अपनी बात रख दी। हम देखेंगे। हर किसी की तरह मैं जुलाई तक अपनी सांस रोके हुए हूं कि देखें कि वहाँ क्या है। मैं बस जेल से बाहर निकलना चाहता हूं, बस इतना ही। मैं अपने जीवन के अधिकांश समय अज़काबान में नहीं रहना चाहता। इसके बाद आइजैक ने हैरी पॉटर एंड द डेथली है एलोज भाग 1 2010 और भाग 2 2011 में फिर से भूमिका निभाई। 20 इसहाक ब्लैक हॉक डाउन 2001, जैकी चैन की द टक्सेडो 2002, पीजे होगन के पीटर पैन 2003 के रूपांतरण में जॉर्ज डार्लिंग और कैप्टन हुक के रूप में और एनिमेटेड निक्लोडियन सीरीज अवतार द लास्ट एयरबेंडर 2005 के पहले सीजन में एडमिरल झाओ की आवाज के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने BBC 4 मिनी सीरीज द स्टेट विद इन 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटिश राजदूत सर मार्क ब्राइडन की प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें 65वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए टेलीविजन के लिए बनी मिनी सीरीज या मोशन पिक्चर में एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया था। 21-22 टेलीविजन पर उन्होंने द कर्स ऑफ स्टेप्टो में अभिनेता है एरी एच. कॉर्बेट का किरदार भी निभाया,
जो BBC 4 के लिए नए वंश ड्रामा के सीजन का हिस्सा था, जिसमें ब्रिटेन के कुछ सबसे पसंदीदा टेलीविजन मनोरंजनकर्ताओं और उनकी उपलब्धियों के पीछे की कहानियों का खुलासा किया गया। पहली बार मार्च 2008 में प्रसारित किया गया था। 23-24 अमेरिकी टेलीविजन पर आइजैक 2004 में द वेस्ट विंग के 3 एपिसोड में दिखाई दिए। ब्रदरहुड 200608 में माइकल कैफी के रूप में अपनी सबसे उल्लेखनीय टीवी धारावाहिक भूमिका विकसित करने से पहले। जुलाई 2011 में इसहाक। 2 फरवरी और 24 मार्च 2007 के बीच आइजैक ने लंदन के ट्राफल्गर स्टूडियो में हेरोल्ड पिंटर की द डम्ब वेटर की 50वीं सालगिरह के प्रोडक्शन में ली इवांस गस के साथ बेन की भूमिका निभाई, जो द फोर्स ऑफ चेंज 2000 में आने के बाद उनका पहला थिएटर प्रदर्शन था। 3, 4, 5, 25, 26। तो बात कर ले दोस्तों इसके एपिसोडों की, तो टोटल 7 से 8 एपिसोड हमें देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से 2 एपिसोड रिलीज़ कर दिए गए और वीकली वाइज इसके कंटिन्यू एपिसोड हमें देखने को मिलेंगे, जो कि आप एप्पल टीवी पर देख पाओगे। बाकी मैंने पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।